आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? हील्स पर का, ठीक है ना। हील्स पर क्या होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, एग्रीगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट इसके अवेलेबल हैं और किसका कितना रिजल्ट है। हील्स पर बेसिकली हील्स पर कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्यों होता है, उसके पीछे कुछ सर्टन रीजंस हैं। हमारा कैल्केनियम है, ठीक है। आपकी लेग का जितना भी वेट है वो सारा सबसे पहले यहाँ पे आना है। जब भी आप चलते हो, हील्स टाइट करके चलते हो, पैर नीचे लगा के चलते हो, तो सबसे पहले जो वेट आना है वो यहाँ पे आना है और उसके बाद ये पंजे पे ट्रांसफर होता है, अगर आर्च आपकी सही है तो। अब क्या होता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर वेट पड़ता रहेगा और आपका जो ये फेशिया है ये हो जाता है टाइट होने की वजह से क्या है, ये खिंचता रहता है, ये कैल्केनियम को खींचता रहेगा अपनी तरफ। अब अगर तो ये यहाँ से खींचता है तो ये ऐसे फ्लेक्स्ड हो जाती है, जो कि आप यूजुअली कभी देखोगे तो यहाँ से हाइपर एक्सटेंड होगी, लेकिन यहाँ पे एक पैर अंदर की तरफ या नीचे की तरफ प्रोजेक्शन होगा। कभी भी पैरों की उंगलियों को चेक करोगे तो क्या है, ये अपनी तरफ खींच के रखता है, लेकिन जैसे ही आप चलोगे पैर तो सिंपल होगा, सीधा होगा बिल्कुल, उस टाइम पे ये खिंच जाता है, प्लांटर फेशिया खिंच जाता है। बार बार इसके खिंचने की वजह से एक तो हो जाता है यहाँ पे वियर एंड टियर, इंजरी होनी शुरू हो जाती है इस लेवल पे, ठीक है। और नंबर 2, अगर आप ज्यादा वेट किसी चीज के ऊपर जा रहे हो, बार बार आप खड़े हो, आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है और बार बार आपको वो एक एडी पे खड़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके वेट डलने की वजह से जो आपका प्लांटर फेशिया है वो अपनी सरफेस को चेंज करने लग जाता है। जब ये अपनी लोकेशन को चेंज करेगी उस टाइम पे ये बोनी प्रोजेक्शन शुरू होता है। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, यानी कि इस फेशिया को इस कैल्केनियम से ऊपर से खिसकने से बचाने के लिए। जब बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है तो वो ये किसके खिसकने के चांसेस रहते हैं या एकदम से इसको साइड से स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टेंडो एचएलिस है, टेंडो एचएलिस से आके जाके ये प्लांटर फेशिया के साथ ये फैट पैड आएगा, फैट पैड से ये प्लांटर फेशिया के साथ चला जाता है। तो जब खिसकने का रिस्क होता है तो यहाँ पे ये एक बोनी प्रोजेक्शन शुरू कर देता है। अब इसको 2 तरीके से आप ले सकते हो। सबसे पहला तो चलो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर वियर एंड टियर जब भी कहीं पे होता है हमारी बॉडी में, आप एक चीज नोटिस करना, वहां पे हमेशा हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी। अगर वो मसल में है तो मसल में हीलिंग है, अगर बोन में है तो बोन में हीलिंग प्रोसेस होगी। तो क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस में हमारा बॉडी का बहुत सारा इम्यून सिस्टम और बहुत सारा अदर सिस्टम है, वो वहां पे जाके काम करता है। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे वियर एंड टियर होगा उतना ही ज्यादा इसको रिपेयर करने के लिए ऊपर से कैल्शियम और आयंस आके डेपोजिशन होंगे, यानी कि कैल्शियम ही बोन को रिपेयर करेगा। तो बॉडी कैल्शियम को भेजेगी भी, यहाँ पे प्रॉब्लम है, हड्डी है और हड्डी काफी पेन कर रही है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम का भेज दिया जाए, तो वो जाके आपकी बोन की प्रोजेक्शन को शुरू कर देते हैं। अब इसमें एक सिस्टम रहता है कि इसका रेशियो रहता है 60 और 40 का। 60% कैल्केनियम्स पर जो होते हैं या हील्स पर जो होते हैं इनमें पेन नहीं होता, लेकिन 40% में पेन होता है। इसका एक सिंपल सा सिम्टम है, आपको हड्डी के अंदर पेन आएगा। शुरुआत में आपको एक पॉइंट से शुरू हो सकता है, बाद में आपकी पूरी हड्डी में फैल सकती है। वेदर ये पेन पीछे भी हो सकता है एडी के, मोस्ट जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, जहां पे आपका ये आर्च शुरू होती है वहां पे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंस भी आपका फेशिया यहीं पे होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो सिम्टम है जिसको हील्स पर है, वो प्रलॉन्ग रेस्ट के बाद अपना पैर नीचे नहीं रख पाएगा। ज्यादा रेस्ट ले लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा, पैर नीचे रखते ही उसकी एड़ी में बहुत शार्प पेन होगा, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि दैट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है तब उससे एड़ी नीचे नहीं लगाई जाएगी, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इसको हील्स पर हो सकता है। प्लांटर फेशियाइटिस तो है, पक्का है, लेकिन हील्स पर के चांसेस 90% है कि इसको हील्स पर होगा, हील्स पर होगा अगर वो मॉर्निंग में अपनी एड़ी नहीं नीचे लगा पाता। चलो ये तो हो गया हील्स पर, ये हमारे सिम्टम्स हो गए। अब बात करते हैं ये होता क्यों है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आपको पता लग गया। और जो लोग स्लीपर्स ज्यादा पहनते हैं और जिनकी स्लीपर्स ज्यादा लूज होती हैं, चप्पलें इधर उधर खिसकती रहती हैं, और कईयों के आपने शूज देखे होंगे एक साइड से घिसे होंगे वो,
तो बायोमैकेनिक चेंजेस होते हैं बॉडी में, वेदर उसकी आर्च है या नहीं, कई लोगों की आर्च नहीं होती, उसकी वजह से बायोमैकेनिक चेंजेस हो जाते हैं। तो क्या होता है, उस बायोमैकेनिक चेंजेस के कारण आपका बॉडी का वेट एक साइड पे पड़ना शुरू हो जाता है। सम टाइम यहाँ पे आर्च ना होने की वजह से जो आपका अंदर वाला हिस्सा है हील का, यहाँ पे सारा वेट आएगा, ना कि हील पे, हील के कॉर्नर पे। तो बायोमैकेनिक्स चेंजेस के कारण भी हो सकता है, आपके लूज स्लीपर्स की वजह से हो सकता है, फीमेल्स के अंदर हाई हील्स पहनने से हो सकता है। बेसिकली हाई हील्स पहनने से एक और होती है प्रॉब्लम, जिसे हम हैमर-टो बोलते हैं, ठीक है, वो बाद में हम लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे। बट इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, अगर आप हार्ड सरफेस के कोई चप्पलें या स्लीपर्स या कुछ ऐसा यूज करते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है आपको। आपकी मसल के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेंस हो जाता है, आपका फेशिया सूख जाता है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी मसल है वो श्रिंक होती जाती है, वाटर उसमें से खत्म होता जाता है, वो टाइट होती रहती है, उसकी वजह से भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे हैं कारण। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स को आप कैसे कम कर सकते हो और क्या इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है भी या नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये चीज है कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा प्रोसेस है, ठीक है। हड्डी, कोई भी हड्डी है अगर वो बढ़ गई है, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक अप्रोच तो ये होती है कि आप उसको काट डालो। जैसे कि आजकल होता है कि कोई बोन जुड़ गई है तो उसको सेपरेट कर देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, कई बार अगर टूट गई है तो उसको स्क्रू लगा के जोड़ देते हैं, ये प्रोसेस चलता है। सेम ऑपरेशन का एक प्रोसेस इसके अंदर भी चलता है कि एडी की जो हड्डी ग्रोथ होती है उसको घिस दिया जाता है, ठीक है। या फिर सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगवा के देखे जाते हैं, उससे पेन कम होता है कि नहीं होता। अगर वो पेन नहीं कम करता या कुछ टाइम के लिए असर कर रहा है, 6 महीने साल के बाद दोबारा शुरू हो गया, तो बोला जाता है कि आप ऑपरेट करवा लो। लेकिन बात वही है कि ऑपरेट भी सक्सेसफुल नहीं है। अभी मैंने इसका रीजन बताया, वियर एंड टियर है। अगर वो वियर एंड टियर दोबारा शुरू हुआ तो वो दोबारा बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो। फिजियोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट है, घर पे आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, और क्या फिजियोथेरेपी से कंप्लीट रिलीफ हो जाएगा इसका कि नहीं। इसके अंदर हमने एक चीज अभी पढ़ी कि इसका प्लांटर फेशिया बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, काफी ज्यादा स्टिफ हो जाता है। तो इसके टाइट होने की वजह से मेन प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको प्लांटर फेशिया रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांटर फेशिया रिलीज करने की प्रोसेस मैंने बताई थी। आप उंगलियों को इस तरीके से पीछे की तरफ करोगे। व्हाट यू विल डू, यूज योर नक्कल्स। ये वाले नक्कल्स ज्यादा यूज करोगे, कंफर्टेबल रहेगा, आपका कंट्रोल इस पे ज्यादा है, इस पे कम होता है। तो आप इस तरीके से नक्कल्स लगाओगे और स्लोली पुल डाउन। और हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, हर्ट हो, जैसे मैंने अभी फ्रिक्शन यूज नहीं किया इसके अंदर, तो फ्रिक्शन वैसलीन वगैरह ना यूज करने से ये थोड़ा कम जा रहा है, लेकिन रिजल्ट इसका ज्यादा है कंपैरेटिव टू अदर। अगर आप लोशन लगाओगे तो ये जल्दी भाग जाएगा, प्लांटर फेशिया रिलीज होगा नहीं। तो सबसे पहले तो हमने इस तरीके से रिलीज करना है। आप इसको सेल्फ रिलीज भी कर सकते हो। सेल्फ रिलीज के लिए आप बॉल से रिलीज कर सकते हो। बॉल रख के, जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है, इसके अंदर बेलन रख के उससे भी आप रिलीज कर सकते हो। उसके बाद आप इस काफ को रिलीज करोगे, ठीक है, काफ मसल्स को रिलीज करोगे। उसके लिए उल्टा करो। काफ के लिए भी वही चीज है, डीप रिलीज करना है आपने। और डीप रिलीज के लिए सेम, यू विल गो लाइक दिस एंड धीरे धीरे आप इसको रिलीज करते जाओगे, राइट। काफ रिलीज हो गया, उसका रिलीज हो गया। अब इसके बाद आप और इसके अंदर क्या कर सकते हो जो अच्छा फायदा कर सकता है, वो है व्हर्लपूल थेरेपी। व्हर्लपूल थेरेपी बेसिकली क्या होता है, एक ड्रम है, ड्रम के अंदर पानी है और एक मोटर लगी होती है जो पानी को डायरेक्शन देती है। इसके अंदर आप पानी का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो, गर्म कर सकते हो, इसको ठंडा कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड ये रहता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, एक्यूट प्रॉब्लम है, तो पानी को ठंडा रखो, बिल्कुल चिल्ड।
ठीक है, और उसके अंदर आप अपना जो पैर है उसको डाल के एक्सरसाइज करनी होती है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। आप फिंगर की क्लेंचिंग करते हो, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन करते हो, इन्वर्जन इवर्जन करते हो, आप इस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हो पानी के अंदर, जिससे आपको इसमें रिलीफ मिलता है। जो इससे सबसे अच्छा जो प्रूवन प्रोटोकॉल है, उसके अंदर क्या करते हैं, 2 पूल लेते हैं, एक के अंदर गर्म पानी होता है, एक के अंदर ठंडा, कॉन्ट्रास्ट करते हैं इसके अंदर। एक्सरसाइजेस सेम रहेंगी, लेकिन वही 1 मिनट के लिए आप ठंडे के अंदर करोगे, 3 मिनट के लिए आप गर्म में करोगे। और मेरा पर्सनलाइज यूज किया हुआ मेथड है, बहुत अच्छा इसके रिजल्ट मिलता है आपको। तीसरा होता है फोनोफोरोसिस, बेसिकली अल्ट्रासाउंड का एक होता है, जब आप एक डिफरेंट मीडिया के अंदर इसको ट्रीट करते हो, ठीक है ना, जेल की बजाय आप वाटर के अंदर अल्ट्रासाउंड को यूज करते हो, ठीक है ना, बट इसके कोई क्लियर है नहीं कि उसका रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन फॉर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, कोई लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हड्डी बड़ी हुई है, उसको आप अल्ट्रासाउंड से सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया जो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो हील्स पर के अंदर, राइट, रिलीजेस करोगे, इसे सारा कुछ करोगे। अब बात आती है कि क्या इसकी हड्डी को वापस ठीक किया जा सकता है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है हाँ। वो ये है कि एक होम्योपैथी के अंदर एक मेडिसिन आती है, ठीक है, बेसिकली मैं कोई मेडिसिन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट होम्योपैथी के अंदर एक मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस्फोरिका 6x करके आती है, बच्चों के लिए होती है बेसिकली। वो उसका काम क्या होता है कि कैल्शियम की डेपोजिशन को बढ़ा देती है, वो कैल्शियम की डेपोजिशन को बढ़ा देती है, और बच्चों में अगर किसी को दांत नहीं आ रहे हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है, बोन ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट नहीं लंबी हो रही, तो उनके अंदर वो दी जाती है। तो वो दी जाती है, उससे क्या होता है, कैल्शियम की डेपोजिशन बढ़ती है, खपत बढ़ती है, तो बॉडी को कैल्शियम चाहिए। अब यहाँ पे कैल्शियम एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वियर एंड टियर था, यहाँ पे प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम एक्स्ट्रा आया। अब वो बोन ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन हड्डियां तो अभी भी कमजोर है, तो जब हड्डियों को मजबूत करने के लिए बॉडी को कैल्शियम चाहिए, तो वो इसको मेल्ट कर देगा, एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्शंस होती हैं उसको मेल्ट कर दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट कई जगह पे डॉक्टर्स यूज करते हैं, जिनकी बोन ग्रोथ हुई होती है एक्स्ट्रा, उसको कम करने के लिए इस दवाई का यूज करते हैं। अब किस हद तक प्रूवन है ये मैं इसका कुछ वो नहीं कह रहा, बट इसका यूज किया जाता है। तो ये एक है जिससे आप विदाउट सर्जरी से इसको ठीक कर सकते हो, बट इसका वही बात है कि सर्जरी कोई इसका हल नहीं है, ठीक है। फिजियोथेरेपी में सर्टेन लेवल ऑफ आप पेन को कम कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीट इसका नहीं। पेन किलर्स और स्टेरॉयड अवॉइड करो इसमें, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हड्डी बड़ी हुई है, और उसमें अगर आप पेन किलर देते हो तो वो पेन किलर सिर्फ पेन को कम कर रहा है, उस हड्डी के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल रहा। लोगों में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो हड्डी के ऊपर देखते हैं कि भैया पेन किलर खाली जब तक खाई असर रहा, तो आप प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम है आपकी हड्डी की, हड्डी बड़ी हुई है, वो कम नहीं होगी, चाहे आप पेन किलर खाओ, चाहे आप स्टेरॉयड ले लो, ठीक है। हाँ, सर्जरी से वो कट जरूर हो जाती है, लेकिन दोबारा भी आ जाती है, इतना सा है। तो ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है कुछ हद तक, और इसके अंदर अगर आप इसको रोकना चाहो या इसके सिम्टम्स को कम करना चाहो, तो इसके अंदर आप कुछ चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस यानी कि स्ट्रेचिंग्स, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग्स के अंदर आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो इसके अंदर, जैसे काफ का स्ट्रेच, ठीक है, आप हैंड्स का स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, ये स्ट्रेचिंग से आप कम कर सकते हो। दूसरा, आप शूज पहन सकते हो अच्छे, कोई जैसे सिलिकॉन सॉइल वाले जो एड़ियां आती हैं, लेकिन वो एड़ियां मोस्टली मैंने जितने भी रिव्यूज देखे हैं, लोगों को मैंने यूज करते देखा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो लगाते हैं तो उनका पेन बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है और उनको आदत नहीं है कि एड़ी ऊपर करके चलने की, और उनका पेन बढ़ जाता है उससे। तो सिलिकॉन सॉइल भी इतना कुछ ज्यादा वो है नहीं बेनिफिशियल इसके अंदर। हाँ, बट इतना है कि अगर आप शूज पहनो, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज पहनो, जिसके अंदर फॉर्म लगी हो और काफी सॉफ्ट हो वो, और अगर वो पहनोगे तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम आएंगे। कोशिश करो कि लूज चीजें कम से कम पहनो, लूज के अंदर लूज चप्पल, लूज सैंडल्स, लूज शूज, खास तौर पे फ्लैट शूज।
अगर आप ये कुछ नहीं पहनते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेगा, अगर आप ये चीज़ें पहनते हो तो आपको लेटर ऑन इसके अंदर नुकसान हो। ठीक है, तो ये सिम्टम्स कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रीगेट होते हैं, लेकिन अगर आप शूज़ अच्छे पहन लेते हो और इसके अंदर आप अपने वेट को लूज कर लेते हो, फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हो, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो एडी तो वहीं पे रहती है, हड्डी तो बड़ी हुई है, लेकिन मैंने अभी बोला इसके अंदर चांसेस हैं 40% में पेन होता है हील्स पर में, 60% में पेन नहीं होता। तो आप उस स्टेज में पहुंच जाओगे जहां पे पेन नहीं होता। हील्स पर तो है लेकिन पेन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से वो बेटर एक आइडिया है। ठीक है, ये है। अब 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक काफ की स्ट्रेचिंग और एक आपका दैट बॉल के साथ रिलीज, वो अभी कर लेते हैं। इस तरीके की बॉल से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो वही चीज है कि बॉल हार्ड होनी चाहिए। ये हॉकी बॉल है, पत्थर ही है बना बनाया, ठीक है, पत्थर टूट जाएगा, इसका मुश्किल है थोड़ा टूटना। इससे रिलीज करना है। इससे आपने पैर के अंदर क्या करना है, पैर में ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कैसे बनेगा, आपका थंब बाहर वाला हिस्सा और एडी का अंदर वाला हिस्सा। क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जिसको भी हील्स पर होता है हमेशा एडी के अंदर वाली साइड पे होता है, क्योंकि उसकी बायोमैकेनिक्स इस तरीके से डेवलप हो चुकी होती है। तो आप क्या करोगे, सर उठाइए पैर, थंब के नीचे आपने बॉल रखनी है, प्रेस करना है इसको, प्रेस करके आपने इस कॉर्नर तक जाना है, वहां से आपने एडी की तरफ जाना है कंट्रोल करके, यहां से फिर से थंब की तरफ आ जाना है। ठीक है, पेन फील होगा लेकिन वही बात है, प्रेस करके आपने इस तरीके से करना है। अब इसकी जगह पे, बॉल की जगह पे किसी के पास बेलन है, वो बेलन यूज कर ले, कुछ गोल और चीज है तो वो और यूज कर सकते हैं इसके अंदर जिस मर्जी तरीके से, राइट। सो एक तो तरीका ये है, एक आप काफ स्ट्रेच कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे वॉल के साथ आपने पैर रखना है, सर पैर थोड़ा और ऊपर रखो, एडी लगा के, याद रखिए घुटना सीधा रहे, ठीक है, और हाथ आपने सिर्फ सपोर्ट के लिए रखने हैं कुछ इस तरीके से, और आपने पीछे वाली एडी को उठा देना है। उठाइए सर, काफ में आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा लगभग इस एरिया के अंदर। सो 10 सेकेंड होल्ड, मिनिमम 5 रेपिटेशंस, ठीक है, हील्स पर के अंदर आप मैक्सिमम 10 रेपिटेशंस तक भी जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल एक्सरसाइजेज जिसको करके आप अपने हील्स पर को सेटल कर सकते हो।